तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों। हमारा भारत का संविधान चल रहा है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत के वीडियो से दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा भारत का संविधान का आज पार्ट 2 है, ठीक है। और इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप उसको वीडियो को देखे नहीं हैं तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का संविधान का पार्ट 2 है, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हमारा पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने 1773 का, ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट और भारत में कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ भारत के संविधान बनने का, ये बताया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर तो आपने वीडियो पहला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जाके आप लोग देखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो जिसको अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं 1781 का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। इसमें क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। तो वही है यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को ठीक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसे बंदोबस्त कानून, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। 1781 का जो संशोधन अधिनियम था इसको बंदोबस्त कानून हिंदी में और एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस कानून की क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस कानून की विशेषता यह थी कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। मतलब जैसे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, तो उनको जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार था कि मतलब इनको सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए इनको दंडित नहीं किया जा सकता, ये क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं, ठीक है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब जो कंपनी के सेवक हैं और सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई मतलब क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया अगर वो ड्यूटी पे हैं, ठीक है, कार्रवाई कार्य करने के दौरान, ठीक है दोस्तों। कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, मतलब वो कुछ भी करें उनको न्यायालय में नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा था इनका कानून। इसका दूसरा नंबर है दोस्तों, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब ये कितना कर वसूल कर रहे हैं भारतीयों से और कितना कर नहीं वसूल कर रहे हैं, इस मतलब इसको भी आप सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को आप कोई भी भारतीय इस बात को ले जाके मतलब ले जाएगा तो उस पर सुनवाई ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब अब ये जो राजस्व संबंधी जितने भी मामले हैं उस पर सर्वोच्च न्यायालय, जो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय खुला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 में, ठीक है, तो वहाँ पे राजस्व संबंधी कोई भी मामला अगर जाता है तो उस न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या था इसका। तीसरा पॉइंट था दोस्तों कि इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मतलब जैसे आज का जो पश्चिम बंगाल है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, ये दोस्तों पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ही आता था, ठीक है। तो इस कानून के तहत सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करेगी, ठीक है। मतलब जो कोलकाता प्रेसिडेंसी के लोग थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के, उनको कोलकाता में उच्च न्यायालय खुला था, कब खुला था उच्च न्यायालय 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान, ठीक है।
तो उसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी के निवासियों को उस न्यायालय के अंतर्गत जोड़ दिया गया, ठीक है। और हिंदुओं को उनके हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से और मुसलमानों को मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मामले तय कर दिए गए। मतलब कोई भी अगर हिंदू हो तो उसको हिंदू के हिसाब से और मुसलमान है तो मुसलमान के हिसाब से उसकी सुनवाई होती थी, ठीक है। और इसमें चौथा पॉइंट क्या है कि इस कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ तैयार होगी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो प्रांतीय न्यायालय थे, जैसे प्रांतीय न्यायालय का आप समझ ले सकते, जैसे आज का जिला न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। आज का जो जिला न्यायालय है तो वैसे यहाँ पे प्रांतीय न्यायालय भी बने थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो उनके स्थानीय निवासी थे वो अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था उनको तो प्रांतीय न्यायालय में ही अपनी अपील कर सकते थे, ठीक है। वो सर्वोच्च न्यायालय में उनको नहीं जाना था। जैसे आज के समय में जो जिला अदालत होती है, ठीक है। तो आप पहले जिला में जाएंगे, फिर वहाँ पे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं न्याय से तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से भी नहीं संतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, केवल प्रांतीय न्यायालय में ही आप अपील कर सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय में आपके मामले नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 1786 का अधिनियम, ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे हर 5 साल, हर 2 साल या 3 साल पे दोस्तों इन लोग का कुछ ना कुछ अधिनियम आता रहता था, जिसके अनुसार ये लोग भारत की प्रशासनिक और न्यायिक न्याय के और प्रशासन को दोस्तों ये लोग देखते थे। मतलब लंदन के ब्रिटेन के जो प्रिंस थे, क्राउन थे, वहाँ से जो फरमान जारी होता था वो कंपनी पे लागू होता था, ठीक है। तो ऐसा ही था 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था इसको हम लोग देखते हैं। 1786 में दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। 1786 में बाकी सब जो कार्य थे दोस्तों वो पहले की तरह ही थे, लेकिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। और जब इन्हें ये नियुक्त किया तो इन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी, ठीक है दोस्तों। 2 शर्तें रखी प्रिंस के सामने, मतलब इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के प्रिंस क्राउन थे उनके सामने इन्होंने शर्तें रखी, 2 शर्तें रखी। उनकी शर्तें क्या थी दोस्तों? उनकी शर्तें क्या थी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहली शर्त थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। मतलब जैसे उनका जो काउंसिल था, मतलब जैसे 4 लोग थे, एक बंगाल प्रेसिडेंट था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था, और जो बाकी 3 प्रेसिडेंसी थी मुंबई और मद्रास, ठीक है दोस्तों। तो इन लोग जो आपस में मिलकर फैसला करते थे, ये उनको जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा उसको न मानने का अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है दोस्तों। मतलब वो इन लोगों के निर्णय को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, वो उस पे था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था इसका कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। मतलब उसने जो सेनापति है, मतलब कहीं भी विद्रोह होता है तो डायरेक्ट आदेश देके वो खुद अपना आर्डर देके उस विद्रोह को समाप्त करे या फिर विद्रोह को दबाए, कैसे कुचले, ये उसके ऊपर था, ठीक है। उस सेनापति को कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। तो इन शर्तों के मानते हुए ब्रिटिश क्राउन ने दोस्तों कानूनों को प्रावधानों में जोड़ा, ठीक है। कानूनों को प्रावधानों में जोड़ा 1786 के अधिनियम है, ठीक है दोस्तों। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों 1786 में आता है कानून। फिर कितना 4-3-7 साल बाद फिर आता है दोस्तों 1793 का चार्टर कानून। अब ये क्या है, 7 साल बाद फिर आता है वो कानून आता है, और ये कानून है 1786 का चार्टर कानून, ठीक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और वीडियो पसंद है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आपको कमेंट में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सवालों का, आपके डाउट का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1793 का चार्टर कानून क्या था इसके बारे में देखते हैं दोस्तों।
इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या था, 93 का चार्टर कानून क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, तो आप इसको देखेंगे। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर, ठीक है दोस्तों, जो शक्ति प्रदान की गई थी, जो मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्ति प्रदान की गई थी, क्या कि वो प्रेसिडेंसी के नियम को मानने के लिए तैयार बाध्य नहीं रहेंगे, और उनको दोस्तों कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का मुख्य बनाया गया था। तो ऐसा ही दोस्तों ये सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसे अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मुख्य बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ये बाकी प्रेसिडेंसियों की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, और इनको कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का मुख्य बनाया गया था। तो क्राउन ने दोस्तों इनके कार्यों को देखते हुए जो सभी जो प्रेसिडेंसी थी, भविष्य की सभी गवर्नर जनरल की प्रेसिडेंसियों को, ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। मतलब जो अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे, वो फिर बाद में सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। और दूसरा पॉइंट है इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, मतलब इसे इनको जैसी शक्ति प्राप्त थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वैसी शक्ति इनको और बाकी जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ थी, उनको भी शक्ति प्रदान की गई। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इनके ऊपर बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रण करता था। ठीक है, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल ही मुख्य गवर्नर रहता था, और ये बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के सरकारों के ऊपर अपना नियंत्रण और शक्ति प्रदान किए हुआ था। ठीक है, मतलब पूरी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के पास ही थी। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब जैसे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 का चार्टर कानून था दोस्तों, इसमें भारत पर व्यापार के एकाधिकार को दोस्तों अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। मतलब अगले 20 वर्ष तक आप बिना रोक टोक के व्यापार करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और इसका चौथा पॉइंट था, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। मतलब जैसे जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे दोस्तों, जैसे कंपनी के जितने भी सदस्य कर्मचारी थे, उनको भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाए। मतलब इन लोग यहाँ से इतना पैसा कमाते थे कि जो भारतीय राजस्व से पैसा मिलता था, इनके कर्मचारियों को उसी से भुगतान दिया जाने लगा था। ठीक है, इस 1793 के चार्टर कानून के तहत। ठीक है, अब दोस्तों 1793 के बाद 1813 में आता है कानून, चार्टर कानून। ठीक है, 1813 में कितने साल बाद आता है दोस्तों, सीधे 10 साल बाद। ठीक है दोस्तों, सीधे 10 साल बाद आता है चार्टर कानून। इसमें क्या रहता है, इस कानून की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, मतलब चार्टर कानून 1813, मतलब लॉर्ड ब्रिटेन के क्राउन यानी प्रिंस ने जब देखा कि भारत से ये लोग राजस्व और व्यापार बहुत अधिक लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने भारत में जो कंपनी का एकाधिकार था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, और पूरा नियंत्रण भारतीय व्यापार के सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया तथा तब भी भारतीय व्यापार, मतलब भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। मतलब पूरा भारत, जो भारत का मतलब जितनी भी ब्रिटिश व्यापारी थे, उनको भारत में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। ठीक है, लेकिन कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बहाल रखा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चार्टर कानून 1813 के तहत ब्रिटेन के व्यापारियों को, ब्रिटिश में सभी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का मौका दिया गया। मतलब सभी लोग निष्पक्ष होकर व्यापार करें। ठीक है, लेकिन कानून
लेकिन इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बहाल रखा। मतलब भारत में चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पे इन्होंने अपना एकाधिकार बहाल रखा। मतलब इस पे इनका हक रहेगा और बाकी जितने भी लोग हैं वो अपना मतलब अपना व्यापार, जितने भी ब्रिटिश व्यापारी हैं वो भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासन क्षेत्रों दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भारत में कंपनी का जो शासन था, इसने ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट और स्पष्ट किया। मतलब इसे जो राजा का प्रभुत्व कंपनी शासित क्षेत्र पर पड़ना चाहिए उसको इन्होंने स्थापित किया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इसका कि इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध, ठीक है दोस्तों, भ्रमित नहीं है, प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। मतलब इस कानून ने ईसाई मिशनरियों, मतलब आप ईसाई लोग जो हैं वो भारत में आकर अपने विचार को या आप ऐसे समझ लीजिए कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपनी प्रबुद्ध करने, मतलब अपने ईसाई धर्म की प्रचार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है। और चौथा पॉइंट है इसमें, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के बासिंदों को, ठीक है, ब्रिटिश इलाकों में बासिंदों, ठीक है दोस्तों, बासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। ठीक है। मतलब जहाँ पे ब्रिटिश लोग ज़्यादा रहते थे, भारत के जिन इलाकों में ब्रिटिश लोग ज़्यादा रहते थे वहाँ पे इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। और पांचवा पॉइंट क्या था कि इस कानून ने भारत के स्थानीय लोगों पर कर लगाया तथा भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी की। इसमें क्या था दोस्तों कि पहले तो ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे और व्यापार करने में इनको जो फायदा होता था वही होता था। लेकिन 1813 के चार्टर कानून में दोस्तों इन्होंने भारत के स्थानीय लोगों पर भी कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। भारत के स्थानीय लोगों पर भी कर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है। अभी जो भारत में जो लिया गया है वो आगे आएगा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। अभी हमारा ये जैसे ही ख़त्म होता है तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछें। देखने के लिए धन्यवाद।